गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्माण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जान रहे थे, हिस्ट्री पोर्शन चल रहा था उसेंट का। इसमें हम लोग जो है आगे इसके पहले जो है सिंधु सभ्यता पढ़ चुके थे। सिंधु सभ्यता लास्ट हो चुका था और अब वैदिक सभ्यता पर होगा। वैदिक सभ्यता हम लोगों का चौथा चैप्टर है। इसमें आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है वैदिक सभ्यता में। क्या है, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है ना। तो ये जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ वैदिक काल को दो भागों में विभक्त किया गया। ठीक है, पहला भाग है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल हुआ जो आरंभिक वैदिक काल है, शुरू में वो ऋग वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल मतलब बाद वाला, उसके बाद वाला वैदिक काल। तो वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व है ना। ऋग वैदिक काल का समय कितना है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और जो उत्तर वैदिक काल है इसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ये दोनों उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में वैदिक काल को बांटा गया है। तो ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। मतलब ये वैदिक काल का विभाजन किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब, आर्य जो आए थे सर्वप्रथम कहाँ आए थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य सबसे पहले आए और वो कहाँ पर बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। कौन बसे? आर्य आकर के, है ना। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। अगला पॉइंट देखते हैं। मैक्स मूलर एक विदेशी इतिहासकार भी है, इसको दार्शनिक भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मैक्स मूलर की बहुत सारी व्याख्याएं मिलती है। कुछ है जो हमारे संस्कृति से नहीं मैच करती है, बहुत सारा इसका ये है। तो मैक्स मूलर एक ये है, फिलोसफर है। तो मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना है। कहाँ माना है? मध्य एशिया माना है। तो मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना है? मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों ने जो अपने से निर्मित की वो सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या हो गया? वैदिक सभ्यता हो गया। आगे बढ़ते हैं। आर्यों के द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब आर्य लोग जो जिस सभ्यता का विकास किया उन्होंने, आर्यों ने, वो क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्य लोग जो बोलते थे संस्कृत भाषा बोलते थे। आगे देखते हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई, आर्यों की प्रशासनिक इकाई क्या थी? देखिए, आर्यों की भाषा संस्कृत थी और आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? कुल में, ग्राम में, विश्व में, जन में और राष्ट्र में। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे पहले क्या होता था? कुल होता था। ठीक है, तो इसलिए इसको आरोही क्रम में लिखा है। ठीक है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में। आरोही क्रम बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा की ओर। सबसे छोटा जो होता था कुल होता था, इससे थोड़ा बड़ा ग्राम होता था, ग्राम से बड़ा विश्व होता था, विश्व से बड़ा जन होता था और जन से बड़ा सबसे बड़ा राष्ट्र होता था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा जन और जन से बड़ा राष्ट्र होता था। तो ये किसमें है? आरोही क्रम में। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बांट दिया था। ठीक है, अब देखिए, ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, ग्राम का जो मुखिया होता था वो ग्रामीणी एवं विश्व का जो प्रधान होता था वो विश्वपति कहलाते थे। लाख का प्रधान लखपति, खाक का प्रधान खाकपति और विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाते थे। तो क्या है? ग्राम के मुखिया, जो गांव का मुखिया होता था उनको क्या बोलते थे? ग्रामीणी। गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था एवं विश्व के प्रधान को विश्वपति कहलाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जन के शासक को राजन कहा जाता था। जन मतलब जो आम लोग होते थे, उनके जो शासक होते थे, आम लोगों के जो शासक होते थे उनको क्या बोलते थे? राजन। राजन आप संस्कृत लफ्ज है, आप राजन राजा को भी कह सकते हैं। जन के शासक को राजन कहा जाता था। ये आर्य है वैदिक युग, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज्य अधिकारी में कौन कौन? पुरोहित मतलब जो पंडित वगैरह पूजा कराते थे वो पुरोहित, एवं सेनानी जो सेना में होते थे वो दोनों ही प्रमुख थे। पुरोहित और सेनानी दोनों ही राज्य के अधिकारियों में प्रमुख स्थान रखते थे। आगे देखते हैं। सूत और रथकार। सूत, रथकार तथा कम्मादी। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे, है ना। क्या कहा जाता था? रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। किसकी संख्या? ये जो सूत हुआ 1 और रथाकार जो है ना, जो रथ चलाया करते थे, रथाकार
तथा कम्मादी, ये तीन चीजें, सूत, रथाकार और कम्मादी, है ना, सूत, रथाकार और कम्मादी नामक अधिकारी जो है रत्नी को, रत्नी कहा जाते थे इन तीनों को, किसको, इसको, सूत को, रथाकार को तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहा जाते थे, इन तीनों को रत्नी कहा जाता था। और इनकी संख्या राजा सहित करीब कितनी थी, 12 थी। राजा सहित ये सभी मिला कितने हुआ करते थे, 12 हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। पूरब, है ना, पूरब दुर्गपति एवं स्पस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ये देखिए पूरब जो है, पूरब क्या होते थे, दुर्गपति, दुर्ग जो किला बनता था उनका जो देख रेख करने सबसे बड़ा प्रधान होता होगा। तो पूरब जो है दुर्गपति एवं स्पस को क्या बोलते थे, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते। जनता की गतिविधि को देखने वाले गुप्तचर को क्या बोलते थे, स्पस बोलते थे। और पूरब किसको बोलते थे, दुर्गपति को, है ना, दुर्गपति एवं स्पस। तो ये जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति होता था। ये जो गोचर भूमि होती थी, गोचर मतलब हो सकता है कोई जो उस वैदिक काल में जो गोचर भूमि मतलब जहां पर हो सकता है गो का चारा वगैरह, तो गोचर भूमि का अधिकारी क्या करता था, वज्रपति होते थे, है ना। गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था क्या होता था, वज्रपति, वाजपति, वाकज जो, ये देखिए स्पेलिंग क्या है इसका, वाजपति। गोचर भूमि के अधिकारी को क्या बोलते थे, वाजपति। ये सब ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना है, वाजपति होते थे। आगे देखते हैं। अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करता था। अपराधी वगैरह को जो पकड़ता था उसको क्या बोलते थे, उग्र, है ना, उग्र। अपराधी को पकड़ने का काम, अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करता था, उग्र करते थे। ठीक है। सभा एवं समिति, तो ये जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य क्या करता था, उग्र करता था। वैदिक युग में जब अपराधियों को पकड़ना होता था तो उसको पकड़ने का काम कौन करता था, उग्र। ये जो उग्र है ये अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। आगे देखते हैं। सभा एवं समिति, सभा और समिति जो है, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। मतलब राजा को कोई डायरेक्शन, कोई अगर कोई सलाह देना होता था, कोई एडवाइस देना होता था, तो इसका काम कौन करती थी, सभा और समिति करता था। राजा को सलाह देने वाली एक संस्था थी जो राजा को एडवाइस करता था कि आपको क्या करना चाहिए, क्या किस तरह का काम करना चाहिए। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में राजा को सलाह देने के लिए काम कौन करती थी, सभा एवं समिति। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना है। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। तो सभा जब डायरेक्शन राजा को करती है, स्वाभाविक एक आदमी नहीं है, वो क्या है, बहुत सारे मतलब ज्ञानवान लोगों का एक समूह है। सभा श्रेष्ठ एवं स्वभ्रांत लिखा है ना, देखिए सभा श्रेष्ठ एवं स्वभ्रांत लोगों की संस्था थी। जबकि समिति जो है, समिति एक सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति एक सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और सभा जो है संभ्रांत लोगों का एक समूह होता था। ठीक है। इसके अध्यक्ष को, है ना, ये जो समिति और सभा है इनके अध्यक्ष को क्या कहते थे, ईशान कहा जाता था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। तो सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को क्या बोलते थे, ईशान। सभा एवं समिति के अध्यक्ष को क्या बोलते थे, ईशान कहा जाता था। अब देखिए, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन, राजा कर रहा। जिस कबीले से युद्ध होगा तो उसका नेतृत्व करता कौन होगा, उस कबीले का शासक होगा, उस कबीले का राजा होगा। ठीक है ना। तो युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि, गौवम हर्षिका मूर्धन्य षोडश संयुक्त हर्षिका, ये जो गविष्टि शब्द है, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, गविष्टि। गविष्टि का अर्थ आता है गाय की इच्छा। देखिए गायों की इच्छा, है ना। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। गविष्टि का अर्थ गायों की खोज होता है ना, सॉरी, गविष्टि का अर्थ क्या होता है, गायों की खोज होता है। देखिए यहां से आपको लगता होगा कि ये जो सेंटेंस लिखा है, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, गविष्टि का अर्थ गायों की खोज है। तो गविष्टि से, गायों की खोज से युद्ध का क्या मतलब होता है। तो वैदिक युग में सबसे बड़ा धन गोधन को माना, सबसे बड़ी पूंजी गोधन को मानी जाती थी। गायों का जिसके पास ज्यादा संग्रह है, गाय जिसके पास ज्यादा है, उसको उतना धनी माना जाता था। इसलिए उस समय अगर युद्ध भी होता था तो गायों को लेकर के ही होता था।
तो इसीलिए ये जो गविष्टि का अर्थ गायों की खोज हुआ, तो ये गायों की खोज को लेकर युद्ध वगैरह जो भी कुछ होता था, तो इसलिए युद्ध से संबंधित शब्द गाय को लेकर के गविष्टि बना है। तो इसलिए क्या कहा, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। गविष्टि का अर्थ गायों की खोज होता है। तो ठीक, ये वैदिक सभ्यता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे का पॉइंट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वृद्धजनों की सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद करें। धन्यवाद।